नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आज का जो सेशंस है वो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के 200 बेस्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और जो एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में बाय टीसीएस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह जो सीरीज़ है वो एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इस सीरीज़ को प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता देता हूं कि आप इसके साथ जब इस सीरीज़ को देखें तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें। मैं इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करूंगा। एक क्वेश्चंस के अंतर्गत आपके कम से कम 5 से 6 चीज़ें कवर होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो दोस्तों, इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। इस सीरीज का दोस्तों हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, रुद्रप्रयाग। दोस्तों, अगर मैं अलकनंदा की बात करूं तो अलकनंदा की कुल 5 सहायक नदियां हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में 4 अलग अलग स्थानों पर अलकनंदा से मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती है। दोस्तों, यहाँ पर रुद्रप्रयाग की बात हुई है तो जो रुद्रप्रयाग है जहां मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी मंदाकिनी नदी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से होता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की जो कुल लंबाई है वो 72 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो ए ऑप्शन है नंदप्रयाग। दोस्तों, नंदप्रयाग क्या है? दोस्तों, जो नंदप्रयाग है वहां से नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिशूल पर्वत के पास नंदा गोमती नामक स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है दोस्तों? जहां भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है वहां देवप्रयाग का निर्माण होता है। दोस्तों, देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो कुल लंबाई है वो आपकी 195 किलोमीटर की है। ठीक है, और जल क्षमता की बात की जाए दोस्तों तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, अलकनंदा नदी का जो प्रवाह है वो उत्तराखंड के 3 जिलों तक पहुंचता है। आपका पहला है चमोली, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा है पौड़ी। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग। दोस्तों, विष्णुप्रयाग कहाँ बनता है? जब पश्चिम धौली गंगा है वो अलकनंदा मिलती है वहां पर विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। साथ ही दोस्तों, पश्चिम धौली गंगा का जो उद्गम क्षेत्र है वो धौलीगिरी श्रेणी का कुलुनुंग क्षेत्र है। साथ ही दोस्तों, पश्चिम धौली गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? ऋषि गंगा। ठीक है, विष्णुप्रयाग तक धौली गंगा की कुल लंबाई दोस्तों 94 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैंड टू हैंड ही। नंदप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, चारों का मैंने आपका मिलन बता दिया है और उसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया रुद्रप्रयाग। ठीक है, और जो रुद्रप्रयाग कहाँ बनता है? जहां मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है डैश कहलाता है। तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आपका सी, जैवमंडल। दोस्तों, जैवमंडल होता क्या है? जैवमंडल का साधारण भाषा में अर्थ या उस स्थान या भाग से है जहां जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत दोस्तों आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या था आपका? सी, जैवमंडल। तीसरा तो हमारा क्वेश्चन है कि लैशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा नागालैंड। लैशल पतु जो नामक नृत्य है वो आपका नागालैंड राज्य का। दोस्तों, नागालैंड राज्य की बात की जाए दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो आपकी है कोहिमा। दोस्तों, इसका कारण क्या था? असम में नागा आंदोलन के कारण 1 दिसंबर 1963 को विभाजित करके इसे बनाया गया था और यह भारत का 16वां राज्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, दोयांग नदी नागालैंड की सबसे बड़ी और मुख्य नदियों में से एक है जो वोखा जिले में से होते हुए बहती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ फैक्ट्स पॉइंट थे नागालैंड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, हमारा राइट आंसर है कोयला। दोस्तों, कोयला को हम बरीड सनशाइन के रूप में जानते हैं। अगर मैं कोयले की बात करूं दोस्तों, हमारे जो कोयले होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा प्रथम कोयला दोस्तों एंथ्रेसाइट, उसके बाद आता हमारा बिटुमिनस, तीसरा हमारा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है हमारा पीट। ठीक है दोस्तों, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सबसे उच्चतम कोयले की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 94 से 98% तक के मध्य में होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे हमारा कोयला आता है बिटुमिनस। यह कोयला भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले की किस्म है
बिटुमिनस कोयले के केस में पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आपका कोयला आता है लिग्नाइट, यह भूरे रंग की संज्ञा दी गई है इस कोयले को। ठीक है दोस्तों, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है आपका पीट, जो आपका चौथे नंबर पे आता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला है आपका पीट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की भारी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल मैंने आपको बता दिया, ये हमारे जैव मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो दोस्तों मूर्खों का सोना आपका ऑप्शन डी पाइराइट को कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं पाइराइट की बात करूं, इस चमक होती है वो सोने जैसी होती है। पाइराइट दोस्तों एक खनिज है, यह लोहा और गंधक का यौगिक होता है जिसका रासायनिक नाम है FeS2, जिसको हम Fe2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं, यह पीतल की तरह पीले रंग का होता है। इसकी खनिज में एक चमक पाई जाती है जिसके कारण इसे सोने का भ्रम होने लगता है। दोस्तों यही वजह है कि इसे इंग्लिश में फूल्स ऑफ गोल्ड कहते हैं और हिंदी में मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये भारत में दो जगह पर पाए जाते हैं, एक बिहार और एक राजस्थान। अगर मैं बिहार की बात करूं दोस्तों, तो वह शाहबाद जिले में पाया जाता है। राजस्थान के दोस्तों किस जिले में पाया जाता है? इंगलंदा जिले में पाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं वर्ल्ड में बताऊं तो वर्ल्ड में कहां पाया जाता है? ये स्पेन, तस्मानिया, इंग्लैंड, कोलोराडो और बोलिविया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखना जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि यह जो घटना होती है वो किस दिन घटती है, दोस्तों सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन घटित होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं, आपका राइट आंसर वैसे इसका बी हो गया कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूं चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है तब हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। यह घटना दोस्तों किस दिन घटित होती है? पूर्णिमा के दिन दोस्तों यह घटना घटित होती है। ऐसा तभी होता है जब दोस्तों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है जब चंद्र ग्रहण लगता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण शुरू होने से पूर्व यह काला, फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल में तब्दील हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर है यूरेनियम के भंडार के लिए बी, जादू घोड़ा जाना जाता है। जादू घोड़ा की बात की जाए दोस्तों, तो यह एक यूरेनियम खान है जो भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। जादूगोड़ा का दोस्तों पुराना नाम की बात की जाए तो उसे पहले जारा गोरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों जो पोनंग लोक नृत्य है आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमशिखा। यह कोई भी श्रेणी का भाग नहीं है, हिमालय की हिमशिखा। ठीक है दोस्तों, जो हिमालय है आपका 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हिमाद्री, हिमालयिक और हिमाचल। ठीक है दोस्तों, हिमालय की बात हुई है तो हिमालय के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखता हूं। जैसे हिमालय एक पर्वत है, ये स्थिति कहां पे है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बताऊं, यह पर्वत 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह पूर्व से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एज वेल एज दोस्तों हिमालय पर्वतमाला जो है वो 5 देशों की सीमाओं पर फैला हुआ है। अगर मैं 5 देशों की बात करूं आपसे, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, ये 5 देश हैं जहां पर हिमालय पर्वत अपनी सीमा फैला चुका है। ठीक है दोस्तों, हिमालय की सर्वश्रेष्ठ चोटी की बात करूं तो इसकी सर्वश्रेष्ठ चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की बात करूं दोस्तों तो 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जैवेनियन ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बी, मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं दोस्तों, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो दोस्तों उपग्रह है यह आपका सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है और जो फोबोस है वो मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों मंगल का जो लाल रंग है वो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह कहां से दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? दोस्तों काबिनी नदी एक कावेरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों अगर मैं कावेरी नदी की बात करूं तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर कावेरी की सहायक नदियों की बात करूं, हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, ये सारी कावेरी की सहायक नदियां मानी जाती है। दोस्तों जो कावेरी विवाद नदी, जो कावेरी
इनका विवाद भी है। किन दो राज्यों में है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं कृष्णा नदी की बात करूं दोस्तों, जो कृष्णा नदी है आपकी, इसका उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करूंगा दोस्तों, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा और मूसी। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेना, कोई भी आपको नहीं बताएगा ऐसे पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों। और मैं अगर बात करूं कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं साथ ही आपसे गोदावरी नदी की बात करूं, तो दोस्तों जो इसका उद्गम है वो नासिक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां बताऊं, तो इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा महानदी। महानदी का दोस्तों जो उद्गम है वो आपसे कहां से होता है? सिहावा के निकट रायपुर से महानदी का उद्गम होता है। इसकी दोस्तों कुल लंबाई की बात करूंगा तो 8 से 90 किलोमीटर की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब। दोस्तों पंजाब को दोस्तों 5 भूमियों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ की भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम आपस में बनता है। दोस्तों अगर मैं पंजाब की बात करूं, जो पंजाब के सीएम है वो अमरिंदर सिंह है। दोस्तों अगर मैं यहाँ के आपके गवर्नर की बात करूं तो आपके बीपी बदनौर है। ठीक है दोस्तों। पंजाब कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य था कोरोना वायरस के दौरान। ठीक है दोस्तों। और लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य था वो था आपका राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इतनी फैक्ट्स बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर है आपका बृहस्पति ग्रह। दोस्तों बृहस्पति ग्रह की बात करूं, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो द्रव एवं गैस से मिलकर बना हुआ है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपका गैनीमेड। सूर्य की एक परिक्रमा दोस्तों 12 वर्ष में करता है और 10 घंटे में गैनीमेड बृहस्पति का चक्कर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट्स बहुत हैं। नेक्स्ट है आपका 15, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वे किस पहाड़ी से निकलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका एवरेस्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें कुछ तथ्य जानने के लिए नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है धुबरी। धुबरी से कटती है दोस्तों। ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके उद्गम की बात की जाए दोस्तों तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करूं ब्रह्मपुत्र की तो 2880 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है दोस्तों। और मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, तिब्बत से बहते हुए यदि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का अगर तिब्बत में नाम पूछा जाए तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत को दोस्तों ढींग के नाम से जाना जाता है। और असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी पर बना हुआ है। दोस्तों अगर आपसे स्थिति पूछी जाए कि जो हीराकुंड बांध है ये किस राज्य में दोस्तों, तो हीराकुंड जो बांध है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां के सीएम है आपके नवीन पटनायक। ठीक है दोस्तों। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो दोस्तों आपका होगा टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्म है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नीलम और रूबी इसकी प्राकृतिक किस्में हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट किया जाए किस देश के सहयोग से किए गए थे दोस्तों, तो वो देश था आपका सहयोग रशिया। दोस्तों अगर ये मॉडल किस पर आधारित था? पीसी महान लोबिस पे ये मॉडल आधारित था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, 1/6 भाग होता है। ठीक है, इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों, इसकी राजधानी आपकी अमरावती, भाषा यहाँ की तेलुगु है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों? ये 1953 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा 23 क्वेश्चन है डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट बताऊं दोस्तों, तो सतपुड़ा जो पर्वत है किस पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वो नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप से
पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत फैली हुई है। दोस्तों अगर इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई पूछी जाए 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। दोस्तों निम्नलिखित में से महाबलेश्वर से कौन सी नदी उद्गम होती है, मैंने आपको बताया दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो आपका महाबलेश्वर से होता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1400 किलोमीटर है। अगर मैं कावेरी नदी की दोस्तों अगर मैं स्थान पूछूं कहां से उद्गम होता है, तो दोस्तों ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जिसकी लंबाई है आपकी 760 किलोमीटर। ताप्ती नदी की बात करूं दोस्तों, तो यह एमपी के मुल्ताई नगर से निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करूं दोस्तों, तो 724 किलोमीटर तक इसकी लंबाई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो आपका अमरकंटक चोटी से होता है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्वीप द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। दोस्तों जो द्वीप देश है फिजी, ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों अगर मैं प्रशांत महासागर की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है मैरियानिया ट्रेंच, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। गुआमा द्वीप किस महासागर में स्थित है दोस्तों, तो गुआमा द्वीप भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। मेन पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, लिख लेना इसे। और दोस्तों प्रशांत महासागर में कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं बहती हैं, जैसे कि क्यूरेशिया, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, नियाधारा, पेरू आदि, ये सारी जलधाराएं आपके कहां बहती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों पिन जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर पिन राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो एक ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 675 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1987 में से स्थापित किया गया था। प्रसिद्धि का कारण क्या दोस्तों, लुप्त प्राय हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए, तेंदुओं के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खास विशेषता क्या है, यहां में 400 जनजात प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं जो दवा तैयार करने में काम आते हैं। दोस्तों पिन में और भी जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि पीका, भराल, नेवला, गोल्डन ईगल, लाल लोमड़ी, दाढ़ी वाले गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो पिन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों, काफी मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों जो भवाई है वो आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए। दोस्तों भवाई के साथ साथ आपके कुछ और नृत्य हैं जो राजस्थान में होते हैं, जैसे कि गणगौर, झूमर, घूमर, झूलन लीला एक्सेट्रा। दोस्तों अगर मैं एडिशनल की बात करूं, जैसे कि हरियाणा में कौन कौन से दोस्तों, धमाल, खोरिया और डाहिकल, ये आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है। गुजरात की बात करूं दोस्तों, गरबा, डांडिया, रास, पणिहारी, रासलीला, लास्या, ये सारे आपके गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करूं दोस्तों, यहां से दो मैं ऐसे नाम बताऊंगा जो हर बार एसएससी पूछता है, लावड़ी और तमाशा। दो ऐसे दोस्तों नृत्य हैं जो आपके महाराष्ट्र राज्य के हैं, जो काफी प्रसिद्ध है और काफी बार एसएससी के हर एग्जाम में बाय टीसीएस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो आपका कपास से संबंधित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो पीली क्रांति है वो आपका तिलहन से संबंधित है, और गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करूंगा दोस्तों वो आपका जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सूरजकुंड झील है वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद प्रांत में स्थित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, तो दोस्तों इस झील का जो निर्माण था वो राजा सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों ये सूरज जो कुंड झील है वो दिल्ली से 20 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करूं तो 40 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुडोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मूगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो मूंगा सिल्क है वो आपका राइट आंसर है असम। जो मूंगा सिल्क है वो आपका असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों मूंगा रेशम भारत में असम राज्य का भौगोलिक रूप से चिन्हित जंगली रेशम की एक किस्म है, और साथ ही साथ आपको बता दूं यह जो रेशम है वो अपने चरम स्थायित्व के लिए जानी जाती है। साथ ही दोस्तों इसमें अपनी झिलमिलाहट, चमकदार बनावट के साथ एक प्राकृतिक पीला, सुनहरा रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किश्तवाड़ 32 है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों किश्तवाड़ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर में राइन नदी और दक्षिण में किंबर नाला कैंचमेंट, पूर्व में दोस्तों ग्रेट हिमालय और पश्चिम में मारवा नदी से विभाजित है।
इसके क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो 400 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों जो उसको स्थापित कब हुआ था? ये 1965 में ये स्थापित हुआ था। फेमस की बात की जाए दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों 1412 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। निकटतम शहर की बात करो दोस्तों, जूनागढ़ इसके निकटतम शहर है। ठीक है दोस्तों, 34 आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर मैं हल्की काली या कीचड़दार मिट्टी या दलदली मिट्टी की बात करूं, ये होती क्या है, कई स्टूडेंट्सों को पता नहीं होता। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखता हूं, आप समझने का प्रयत्न करना। दोस्तों इस मिट्टी का जो खास विशेषता यह होती है कि इसमें जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में मिलती है जहां पर गर्मियां होती हैं। ठीक है, और दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय भाग, सुंदरबन डेल्टा, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड के तटों पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी कीचड़दार दलदली मिट्टियां। ठीक है, ये कहां नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लैटेराइट मिट्टी की बात करूं, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में से बनती है। ठीक है, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता अधिक होती है। यह मिट्टी दोस्तों आपके केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इस प्रकार की जो मिट्टी है वो अधिक उष्मा और वर्षा के क्षेत्रों में बनती है, इसीलिए इसमें ह्यूमिस की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो लैटेराइट मिट्टी होती है दोस्तों वो कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल और केरल में पाई जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मृदा। और उड़ीसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? आपकी पीट मृदा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है आपकी है सिंधु। दोस्तों एज वेल एज मैं आपको कुछ और नदियां बताता हूं जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में दोस्तों गिरने वाली नदी है आपकी साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी, सोन और जाखम। ये सारी जो नदियां हैं आपकी कहां पर गिरती है? अरब सागर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है कौन सा? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है आपकी माही नदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी और वेगई। ये सारी आपकी गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां से एक दो पॉइंट याद कर लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी नदी है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है। तो दोस्तों माही नदी एक ऐसी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर मकर रेखा को काटने वाली नदी पूछे दोस्तों तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो एक्सेप्शनल नदियां हैं जो आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 36, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, माही नदी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपको पता है कि गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी तटीय रेखा स्थित है। दोस्तों इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो दोस्तों यह 1915.29 किलोमीटर तक ये लंबी तटीय रेखा बनाती है। सबसे छोटी तटीय रेखा की बात करूं तो कौन सा राज्य बनाता है दोस्तों? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, 374 किलोमीटर तक की रेखा बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल आपका दूसरे नंबर पर आता है, 560 किलोमीटर की तटीय रेखा बनाता है। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र जो 510.31 किलोमीटर की रेखा बनाता है। उसके बाद आपकी उड़ीसा बनाता है, उड़ीसा का है दोस्तों 457.2 किलोमीटर। पहले पे गुजरात, दूसरे पे आपका केरला बनाता है, तीसरे पे आपका उड़ीसा महाराष्ट्र बनाता है, तीसरे आपका बनाता है उड़ीसा, और सबसे छोटी कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल, 374 किलोमीटर की तटीय रेखा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कृष्ण नदी। कृष्णा नदी को दोस्तों मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी कोई बात नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका जो उद्गम है आपका महाबलेश्वर नदी से होता है। लोकेशन है दोस्तों इसकी महाराष्ट्र में, 1400 किलोमीटर स्क्वायर ये फैली हुई है। यह नदी दोस्तों भारत के 4 राज्यों से होकर बहती है। बताया था मैंने आपको, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करो दोस्तों महानदी, हमारा ऑप्शन सी में है। तो महानदी की बात करो दोस्तों, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा मैंने बताया था आपको? महानदी पर। और सबसे ऊंचे दोस्तों कौन सा बताया था मैंने आपको? टेरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन आपका है कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं आपके? एक तो बना हुआ आपका कृष्ण सागर बांध और एक बना हुआ आपका मैत्रू बांध। कावेरी नदी दोस्तों दो भागों में विभक्त है, एक तो कर्नाटक में एक तमिलनाडु में। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा बांध है आपका? कृष्णराज सागर बांध, और तमिलनाडु में कौन सा है? मैत्तूर बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? ऑप्शन आपका डी आंसर है
सी महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन दोस्तों सॉरी, निम्नलिखित में से खो गया था मैं। निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो महेंद्रगिरी। दोस्तों अगर मैं महेंद्रगिरी पर्वत की बात करूँ तो पूर्वी घाट की है, लेकिन मैं आपसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी तो वो कौन सी दोस्तों? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी घाट को हम जानते हैं किससे? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्रगिरी दोस्तों अगर मैं पर्वत की बात करूं, यह पश्चिम बंगाल से केरल तक फैला हुआ है। यह दोस्तों 1015 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, महेंद्रगिरी पर्वत को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया हुआ है। जैसे कि पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है उसको डेल्टा क्षेत्र का नाम दिया गया है, और जो आंध्र प्रदेश से केरल तक का क्षेत्र फैला हुआ है उसको कोरोमंडल तट का नाम दिया गया है, और जो पश्चिम बंगाल के ऊपर का हिस्सा है उसे पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो पश्चिमी घाट है उसको हम बोलते हैं सादरी पर्वत। सादरी पर्वत को भी दोस्तों आपके 3 भागों में बांटा हुआ है। ये बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ये शायद आई थिंक आपको कोई नहीं देता, मैं आपको बता रहा हूं। सादरी पर्वत को दोस्तों 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है आपका गुजरात से गोवा का जो स्थान पड़ता है उसको बोलते हैं हम कोंकण तट। ठीक है, जो गोवा से कर्नाटक तक का रास्ता है दोस्तों उसे बोलते हैं हम केनरा तट। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक से जो केरल का तट है उसे बोलते हैं हम मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर चीज को मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो हो गया हमारा 40। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि और दोस्तों ऑप्शन में मैं बता देता हूं, जो अन्नामुडी है, अन्नामुडी जो चोटी है दोस्तों, ये केरल की सर्वोत्तम चोटी, मतलब बोल सकते हैं हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कौन सी? अन्नामुडी चोटी। अगर आपसे पूछे किस राज्य में, तो केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। ऊंचाई की बात करूं दोस्तों तो 2695 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, अन्नामुडी है 2695 मीटर ऊंचा एक पर्वत है जो एराविकुलम नेशनल पार्क से लंबा है। यह केरल का गौरव है। यह हिमालय पर्वतमाला के बाहर भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ज्यादा उच्चतम चोटी कौन सी है? दौदा बेटा। और प्रथम कौन सी? अन्नामुडी। ठीक है दोस्तों, 41 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से? आपकी ताप्ती नदी का। जो ताप्ती नदी दोस्तों कहां बहती है? आपके मध्य प्रदेश से बहती है। उद्गम भी इसका मध्य प्रदेश से होता है और ये वृंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा डी, अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अगर मैं गुरु शिखर चोटी की बात करूं तो राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत की सर्वोत्तम चोटियों में से एक है। गुरु शिखर अरावली क्षेत्र की सर्वोत्तम चोटी है जो माउंट आबू से 115 किलोमीटर, केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर की। ठीक है दोस्तों, इस पर एक दत्तात्रेय मंदिर का, एक प्राचीन मंदिर का निर्माण है। इस पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय को समर्पित भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्न कौन गया, 43 था ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है हमारा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर मैं केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो आपका ये राजस्थान में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में स्थित है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका उसमें स्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। दोस्तों नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, और केवला देवी आपका कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है आपका? बी, क्योंकि ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1951 की गई थी, और किस देश के सहयोग से की गई थी? रशिया के सहयोग से की गई थी। और पहली जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना थी उस पर हमने कृषि पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा में। दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक है। ठीक है, उड़ीसा में आपका कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो यहाँ पर महानगर जो बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु घासी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 1440.705 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इससे पूर्व संजय नेशनल पार्क का हिस्सा था। यह एक अलग उद्यान तब बनाया गया था दोस्तों जब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो 60% हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है, और इसका नाम इस क्षेत्र के एक सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं बता दूं यह उद्यान अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में गोपत एवं अर्पा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, इतने ही फैक्ट आपके बहुत हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेवार है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने पढ़ा होगा CFC, जो कि एक
मीथेन गैस के टाइप में ही होती है, मतलब जो हानिकारक गैसें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फ्रिज से भी निकलती है पीछे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन के लिए खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, धौलाधार श्रृंखला कौन सा हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि 49 हिमाचल पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? दोस्तों जो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में स्थित है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन यह पुट कर दे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कितनी देशों की सीमाओं पर स्थित है, तो दोस्तों वो 7 देशों की सीमाओं पर स्थित है। अगर भारत की बात करें तो 10 राज्यों पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं सीमाओं की बात करूं, जैसे कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो 7 देशों की सीमाओं पर स्थित है, जो नाम है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 40%। लगभग दोस्तों 40% आपकी जलोढ़ मृदा जो है भारत के कुल क्षेत्रफल पर आधी है लगभग, मान लो मतलब 50% लगभग आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर मैं दोस्तों इसकी स्थिति की बात करूं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यह गंगा का मैदान हो गया, असम घाटी, गुजरात, पश्चिम और तटीय मैदान पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51, मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों मूसी तथा भीमा जो नदी है वो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। इसकी लोकेशन दोस्तों महाराष्ट्र में है, 1400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और ये 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 हमारा क्वेश्चन है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? दोस्तों राइट आंसर इसका आपका मैंग्रोव वन। ठीक है दोस्तों, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है? मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 53, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे की बात की जाए दोस्तों, तो यह उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन, नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊं, इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता खुलता है, जो आपके क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों ऑप्शन में आपका है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें दोस्तों, इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग खुलता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। कहां पर? बनिहाल दर्रे में। साथ ही दोस्तों आपका ऑप्शन है खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रे की बात की है दोस्तों, ये आपका लद्दाख में स्थित है। और ऑप्शन है आपका पेंसिला दर्रा। पेंसिला दर्रा दोस्तों आपका, ये भी आपका हिमालय में, लद्दाख में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, ये लद्दाख में क्षेत्र में स्थित है। साथ ही दोस्तों यह दर्रा लद्दाख की गुरी घाटी को जंस्कार घाटी से जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 4400 मीटर। किसकी? पेंसिला दर्रा की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह जो रिजर्व है वो भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया जाने वाला प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है BHEL। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं भेल, 2013 में महारत्न का दर्जा से दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1973 में टाइगर रिजर्व को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है दोस्तों, इसकी बात की जाए दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है आपकी 3745 किलोमीटर। दोस्तों ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और दोस्तों तमिलनाडु, इन राज्यों से होकर ये गुजरता है। कितने सारे राज्य हैं दोस्तों ये? आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। दोस्तों कम से कम आपके 12 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, और भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है ना, चनानी नारंगी सुरंग, ये आपकी इसी महामार्ग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी। दोस्तों इसकी प्रसिद्धि का कारण पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 59 हमारा क्वेश्चन है कि त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बुमला दर्रा। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुमला दर्रा। बुमला दर्रे की दोस्तों बात की जाए, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और
तिब्बत के लोहका विभाग के बीच हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा को हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप है आपका असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की दोस्तों बात करी जाए, बनिहाल दर्रा दोस्तों क्या है राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई बात की जाएगी दोस्तों तो 4631 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं लेटेस्ट न्यूज के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के योगदान के देखते हुए रोहतांग दर्रे का जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर धर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डैश दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है माजुली। माजुली जो द्वीप है वो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहां पर है आपका असम राज्य में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों वर्कला, चौवारा और चवाक्कड़ और नत्ती का डैश राज्य में समुद्र तट है। दोस्तों ये किस राज्य के समुद्र तट है, ये है आपके केरल राज्य के। वर्कला, चौवारा, चावक्कड़ और नत्ती का केरल राज्य में समुद्र तट है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य बताए थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश में ढींग के नाम से जाना जाता है, असम में दोस्तों इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डैन्यूब नदी। दोस्तों इसके पीछे एक ऐसा तथ्य है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जो डैन्यूब नदी है यह नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउएशियंगन कस्बे के पास से होकर निकलती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, एकमात्र नदी है जो डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। मैंने देशों की बात करी दोस्तों, ये जो नदी है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन भी हमारा यही था कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों एकमात्र नदी है जो जर्मनी में है जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 10 देश कौन कौन से हैं, आप इन्हें कॉपी में लिख लें। दोस्तों आपका पहला देश है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालदोवा, यूक्रेन और रोमानिया। ये ऐसे 10 देश हैं जहां से डैन्यूब नदी होकर बहती है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट आप याद कर लेना, जो वोल्गा नदी के बाद डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी पहली बात तो आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो डैन्यूब है वो नंबर 2 पे आती है यूरोप में सबसे लंबी नदियों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि पृथ्वी पर पड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। दोस्तों इसका राइट आंसर है लुइस अल्वारेज। ठीक है दोस्तों, 68 हमारा क्वेश्चन है डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मुलिंगला दर्रा। ठीक है दोस्तों, जो किस किस को जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा। ठीक है दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों जो साइलेंट वैली है वो आपका कहां पे स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि केरल में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केरल में आपकी कम से कम 44 नदियां बहती हैं, जिनमें से जो आपकी 3 नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बाकी जो आपकी 41 जो रिमेनिंग नदी है वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अगर मैं केरल की कैपिटल बोलूं तो केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम। सीएम की बात करें दोस्तों पिनारी विजयन यहाँ के सीएम है और गवर्नर की बात की जाए दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। दोस्तों सबरीमाला जो टेंपल है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। मोहिनी अट्टम जो दोस्तों लोक नृत्य है वो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से माना जाता है और दोस्तों केरला के तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केरल एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट आपका हवाई अड्डा बना है केरल में वो है आपका कन्नूर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोच्चि, उसके बाद कोझिकोड। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया दोस्तों जो पेरियार नदी है वो केरल की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं दोस्तों तो 254
44 किलोमीटर की कुल लंबाई है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो 44 नदियां भी यहीं पर ही बहती हैं, जिनमें से पश्चिम से पूर्व 3 नदियां बहती हैं और पूर्व से पश्चिम आपकी 41 रिमेनिंग जो नदियां हैं वो बहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 70 जो क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा आपका रिगेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है दोस्तों आपका डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य विवाह हुल्ला गिद्धा किस किया जाता है। दोस्तों जो गिद्धा डांस है, आप खाली गिद्धा याद कर लीजिए, गिद्धा जो डांस है, गिद्धा, टिकली, ये सारे पंजाब में मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है अक्षांश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा, सूर्य के प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। दोस्तों जो कैंडियन नृत्य है वो आपका नेपाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है सॉरी दोस्तों, कैंडियन जो नृत्य है आपका श्रीलंका देश की सामान्य लोक नृत्य शैलियों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है भारत 75 क्वेश्चन है, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मैकमोहन रेखा। दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य में स्थित एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोनाली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल। जो सोनाली बॉर्डर है वो भारत और नेपाल के मध्य स्थित एक बॉर्डर है, प्रसिद्ध बॉर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो गोदावरी नदी है वो आपकी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर गोदावरी नदी की बात की जाए, मैंने आपको बताया था जो गोदावरी नदी है आपकी कहाँ से होकर गोदावरी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो कौन कौन सी है आपकी, इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा और मंजीरा। दोस्तों जो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, नासिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वलित पहाड़। दोस्तों जो आपका हिमालय है, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है ये किस पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों जो हिमालय है वो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, निम्न नीचे दिए गए ग्रहों में सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। दोस्तों सूर्य से सबसे दूर ग्रह है आपका वरुण ग्रह है। दोस्तों वरुण ग्रह की अगर मैं आपकी बात की जाए दोस्तों, वरुण ग्रह से जो उससे पार की जगह है दोस्तों उसको बोलते हैं हम क्यूपर बेल्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब है वरुण जो ग्रह जब खत्म होता है उसके जो बाद की जो जगह है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, उसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ठीक है, और मैं साथ ही साथ दोस्तों इसे बिग ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। इसकी खोज का जो श्रेय है दोस्तों 1846 में जहान गाले ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पर किस गैस की स्थिति है दोस्तों, तो यहाँ पर मीथेन गैस की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सांभर झील है वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका यहाँ पर स्थित है, और सरिस्का नामक राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। और राजस्थान एकमात्र प्रथम भारतीय राज्य था जिसने लॉकडाउन करने वाला पूर्ण राज्य बना था, पहला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सास्थमाकोटा झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सास्थमाकोटा नामक जो झील है वो आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केरल के बारे में मैंने आपको बहुत सी चीजें बता दी थी कि यहाँ पे 44 नदियां बहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो सीएम है वो पिनारी विजयन है, और जो उनके गवर्नर है वहाँ पे कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। सबरीमाला जो टेम्पल है दोस्तों वो यहीं पर है, और केरल जो है भारत का एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। दोस्तों फूलों की जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 83, मतलब क्वेश्चन है हमारा 83, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सी, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री के पास गोमू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसकी किलोमीटर की लंबाई की बात करें दोस्तों 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, गंगा जो नदी है वो भारत की सबसे एकमात्र लंबी सहायक नदी है। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा में ही जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। इसकी कुछ दोस्तों सहायक नदी की बात करूं तो यमुना, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, बेतवा और केन, ये सारी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाहिर माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो गाहिर माथा अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कछुए के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, उड़ीसा के जो सीएम है वो आपके नवीन पटनायक हैं। साथ ही साथ दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी कहां पर है? आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट है 86, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। जो ताप्ती नदी है दोस्तों वो आपके मध्य प्रदेश से होकर बहती है और साथ ही ब्रज घाटी में होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 87, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्याओं से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसका राइट आंसर होगा स्तरित शैल विज्ञान। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पारंपरिक लोक नृत्य है गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो गोटीपुआ नामक जो लोक नृत्य है वो आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 89, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोलेरू नामक जो झील है वो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की दोस्तों अभी न्यू राजधानी कौन सी बनी थी? अमरावती। और स्टैब्लिश कब हुआ था दोस्तों? ये आपका स्टैब्लिश हुआ दोस्तों 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ कनेक्शन एरर आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 90, डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका शेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 91 है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डी, पूर्वांचल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? दोस्तों मैंने जादूगोड़ा में आपके लिए बताया था कि यूरेनियम की जो खान है जो जादूगोड़ा में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 94, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका है झरिया, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोयले की चार किस्में बताई थी मैंने आपको, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है दोस्तों, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है आपका? एंथ्रेसाइट। और सबसे निम्न कोटि का होता है आपका पीट। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों कई बार बता दिया, चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूं कि ये है क्या। दोस्तों माजुली जो द्वीप है वो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो चारों तरफ से महानदी ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बता दिया असम राज्य में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वर्तमान में 450 किलोमीटर की स्थिति में फैला हुआ है। पहले की बात करूं दोस्तों 150 वर्ष पहले जो इस द्वीप का क्षेत्रफल था वो था आपका 1200 वर्ग 250 किलोमीटर था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपका 96 क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ, सऊदी अरब को एशिया की तरफ। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, लाल सागर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? दोस्तों इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात करूं दोस्तों तो गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है। यह 70 वर्ग मील तक फैला हुआ है दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं जो राजसमंद झील है वो आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और महाराणा प्रताप सागर जो परियोजना दोस्तों वो आपकी कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। आपका ऑप्शन रह गया
डैबर झील। दोस्तों डैबर झील को जैतसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। ठीक है दोस्तों, डैबर झील या जैतसमंद झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 98 कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है। दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है आपका जोग झरना, जिसे हम गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप लेटेस्ट चीजों पे आधारित रहिए। आज इसका जो वर्तमान नाम है दोस्तों, आज इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। ऊंचाई की बात करूंगा दोस्तों, 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं जो धुआंधार झरना है वो कहां पर है, वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए तो ये भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है। इसको दूध सागर झरने का कारण कहने का क्या है दोस्तों, इसका जो रंग है वो दूध जैसा, इसलिए इसका नाम दूध सागर जलप्रपात रखा गया है। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है जो अथिरापल्ली झरना। अथिरापल्ली झरना की बात की जाए दोस्तों, ये केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 80 फीट है। अथिरापल्ली झरना समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। यह चालकुड्डी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, चालकुड्डी पर नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 99 क्वेश्चन है आपका, भारत और भूटान के बीच सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है। दोस्तों भारत और भूटान के बीच कितनी सीमाएं लगती हैं दोस्तों, 4 सीमाएं लगती हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं भूटान से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों उसका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 101, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पोंग बांध को, इसका जो राइट आंसर है पोंग बांध, पोंग बांध को हम महाराणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पोंग बांध है या महाराणा प्रताप सागर जलाशय है ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका व्यास नदी पर स्थित है। अगर मैं इसकी पूर्णतः स्थिति की बात करूं दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे ही हम कहते हैं महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों, इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी स्टैब्लिश की बात करूं तो 1975 में यह बांध बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो आपका ए है उकाई बांध। दोस्तों जो उकाई बांध है वो आपका किस नदी पर बना हुआ है, ये आपका ताप्ती नदी पर बना हुआ है, जो कि आपके गुजरात का जिले सूरत में स्थित है। टिहरी बांध की बात करूं दोस्तों, जो टिहरी बांध है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टिहरी बांध है वो आपका किस नदी पर है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो भारत का सर्वोत्तम ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 102, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहां स्थित है। दोस्तों जो आपका दाचीग्राम अभ्यारण्य है वो आपका राइट आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में आपका दाचीग्राम अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे कुछ तथ्य शेयर करूं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो आपका जो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एकमात्र एयरपोर्ट है नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों उसका नाम है शेख उल अलाम। ठीक है दोस्तों, कुछ दर्रे की बात करूं जैसे कि जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जोजिला दर्रे की बात करूं, ये इसका जो निर्माण है वो किस नदी के द्वारा होता है दोस्तों, तो जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो आपका सिंधु नदी के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया जो काराकोरम दर्रा दोस्तों वो भारत का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 5624 मीटर, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया आपको बनिहाल दर्रा, बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजारता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और दोस्तों कंफ्यूज मत होना, लद्दाख में है आपके RK माथुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका असम। दोस्तों जो कर्क रेखा है वो असम, भारत के असम राज्य से नहीं गुजरती। अगर मैं आपसे 8 राज्यों की बात करूं कि वो एकमात्र 8 राज्य कौन से हैं जो कर्क रेखा पर लगे हुए हैं, दोस्तों आपका है झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं। आप नोटबुक में पेन से इसको लिख लेना।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीपों का एक समूह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो अंडमान और निकोबार है वो आपका 572 द्वीपों का एक समूह है। अगर मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपके दो ज्वालामुखी स्थित हैं, जैसे कि अंडमान में है आपका बैरन और निकोबार में आपका दोस्तों नारकोंडम। जो दोस्तों बैरन जो आपका ज्वालामुखी है यह आपका है इनएक्टिव ज्वालामुखी, जो मतलब अब सुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जबकि नारकोंडम को दोस्तों एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जो भी आज भी फूटने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 105, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नागरहोल टाइगर रिजर्व। दोस्तों अगर मैं नागरहोल टाइगर रिजर्व को थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो जो नागरहोल है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नागर का मतलब होता है दोस्तों नाग और होल का मतलब होता है छेद दोस्तों। और मैं साथ ही साथ बता दूं यह पार्क दक्कन के पठार का हिस्सा है। साथ ही साथ दोस्तों जंगल के बीच में नागरहोल नदी बहती है। दोस्तों ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1988 में नागरहोल टाइगर रिजर्व आपका स्टैब्लिश्ड किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 642.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, और आपका ऑप्शन सी है बांधवगढ़। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो आपका कान्हे राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है आपका? वो भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और रणथंभौर टाइगर जो रिजर्व है वो आपका है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और सरिस्का जो नेशनल अभ्यारण्य है वो भी आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 106, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों रावी नदी का जो प्राचीन नाम है ऑप्शन बी पारुषणी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है। दोस्तों अगर मैं कालिंदी नदी की बात करूं ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों जो कालिंदी नदी है वो यमुना नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी हमें दिख रहा है दोस्तों शुतुर्दी नदी। शुतुर्दी दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है शुतुर्दी। ठीक है दोस्तों, और जो अस्किनी है ये किस नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों? अस्किनी आपका चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन हमने शेयर कर लिए कि किस नदी का कौन सा प्राचीन नाम है। ठीक है, जैसे कि परुष्णी आपका रावी नदी का है, अस्किनी दोस्तों आपका चिनाब नदी का है, कालिंदी आपका यमुना नदी का है और शुतुर्दी आपका सरस्वती नदी का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, अंडमान में आपका बैरन और निकोबार में आपका नारकोंडम। जो नारकोंडम ज्वालामुखी है दोस्तों वो एक्टिव ज्वालामुखी है, जबकि जो बैरन ज्वालामुखी है वो आपका इनएक्टिव ज्वालामुखी है। तो दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर मैं आपसे दोस्तों बोलूं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों वो आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। और जो 10 डिग्री है मैंने आपको बता दिया अंडमान को निकोबार से। और ग्रैंड चैनल की बात की जाए दोस्तों तो सुमात्रा और निकोबार को आपस में अलग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 108 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीकर। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है, ऑप्शन सी सीकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 109, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका याक। दोस्तों अगर हम याक के बारे में कुछ तथ्यों पर वर्णन करें, जैसे कि याक का अगर वैज्ञानिक नाम से अगर कभी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याक का जो वैज्ञानिक नाम है उसे बोलते हैं बॉस ग्रुनियस। ठीक है, यह तिब्बत के ठंडे तथा वीरान पठार नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों यह काला और भूरे सफेद धब्बेदार रंग का होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसे कुछ लोग तिब्बत का बैल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1010 हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्रकूट को छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जानते हैं। दोस्तों अगर मैं चित्रकूट प्रपात की बात करूं, जैसे कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों आपका ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे इस प्रपात की ऊंचाई पूछे तो दोस्तों 90 फीट इसकी ऊंचाई है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में इसे क्यों जाना जाता है? इसका कारण यही है कि अपने घोड़ के नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, जो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है दोस्तों, 111 हमारा क्वेश्चन है 111
किस भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडुचेरी भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा बनाता है। और भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जो सबसे लंबी बनाता है? वो है आपका गुजरात। ठीक है, 112 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। डैश अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा संगम बनता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग आपका वो है, तो दोस्तों जहां मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है वहां पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी की पूछी जाए तो दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही दोस्तों उसके उद्गम की बात की जाए तो केदारनाथ के पास मृदरांचल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। साथ ही दोस्तों रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की जो कुल लंबाई है वो आपकी 72 किलोमीटर है, जो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, नंदप्रयाग है, इसमें कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है। अगर आपसे विष्णुप्रयाग का पूछे दोस्तों तो विष्णुप्रयाग में आपकी पश्चिम धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आपका कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा की दोस्तों वैसे कुल 5 सहायक नदियां हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में 4 अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर अलकनंदा में पंचप्रयाग का निर्माण बनाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे सारे के सारे तथ्य शेयर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे राज्य कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था या क्या है? तो दोस्तों तुंगभद्रा का जो प्राचीन नाम था वो था आपका पंपा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कुंभा की बात करूं, जो कुंभा है वो किस नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों? तो काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। और दोस्तों वितस्ता ये किस नदी का प्राचीन नाम है? वितस्ता आपका झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 115, ये है कि किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? दोस्तों प्लूटो को बोना ग्रह माना जाता है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि कुछ अर्थशास्त्र उन्होंने दो थे, उन्होंने हमको हटा दिया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ प्लूटो आपका चैरोन, सेरस, यूनी 313 ये सारे छोटे ग्रह थे, इनको एस्ट्रोलॉजर के द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि इनका कोई अपना आकार नहीं था और ये पृथ्वी से अपनी दूरी को बढ़ाते जा रहे थे, इसलिए हम इसको ग्रह की गिनतियों में नहीं करते। अब हमारे वर्तमान में कितने ग्रह दोस्तों? 8 ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जो बलुआ पत्थर है वो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट करूं कि अवसादी चट्टानें होती क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता दोस्तों। अगर मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूं कि जो अवसादी चट्टान दोस्तों परतदार होती है, इन चट्टानों में वनस्पति जीवाश्मों का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन चट्टानों में लोहा, अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। साथ ही दोस्तों आगरा का जो किला है, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर पर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कायंत्री चट्टान क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन सी को उठाते हैं पहले। जो हमारी कायंत्री चट्टान किसकी बनी होती है? ये होती है आपके ताप व दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों का मिश्रण ही आपका कायंत्रित चट्टान का कहलाता है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान मिलती है जब जाके आपका कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका देखते हैं बी, आग्नेय चट्टान क्या होता है दोस्तों? यह चट्टानें मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है दोस्तों ये। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम इस चट्टान में ही पाया जाता है। इसीलिए ही इस चट्टान को समृद्ध चट्टान के रूप में जाना जाता है। कौन सी चट्टान को दोस्तों? आग्नेय चट्टान को। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे खनिज हैं वो सारे के सारे इसी में ही पाए जाते हैं। चुंबक, लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम इसी चट्टान में ही पाए जाते हैं दोस्तों। और एज वेल एज अभ्रक भी इसी चट्टान से ही निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 117 है आपका कि मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त आपका स्थित है। दोस्तों जो प्रशांत महासागर है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? दोस्तों जो मसाई नामक जनजाति है वो आपकी केन्या में पाई जाती है। अगर मैं आपसे केन्या की कैपिटल पूछूं दोस्तों, तो केन्या की जो आपकी कैपिटल है वो है नैरोबी। ठीक है, यह एक गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, इस देश का जो नाम
नाम है वो माउंट केन्या के नाम पर रखा गया है, जो कि भौगोलिक इसका प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, और माउंट अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और 1920 से पूर्व इसे पहले केनिया के नाम से जाना जाता, किसे, केन्या को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 119 लावणी को लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लावणी लोक नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, और तमाशा भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। गुजरात में आपका कौन सा खेला जाता है, डांडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 120 भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत भाग भूमि है। दोस्तों 30% जो भाग है वो आपका भूमि है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं, भू प्रपर्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो दोस्तों वो होती है हमारी ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 123 कि संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका सर्वव्यापक संसाधन संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 124 लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। दोस्तों उसका राइट आंसर है संभाव्य संसाधन का उदाहरण है क्या, यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पुट किया गया है कि जो भारतीय राज्य सिक्किम है वो अब किन किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका बांग्लादेश से जो सिक्किम है वो अपनी सीमा को साझा नहीं कर सकता। सिक्किम की बात हुई है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ सिक्किम राज्य का जो निर्माण था वो आपका 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, और कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो भी आपके सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपको लेप्चा और भूटिया नामक जनजाति भी आपके सिक्किम में पाई जाती है। और सिक्किम जो है दोस्तों 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, वो है आपका चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था बांग्लादेश से जो चीन है वो अपनी भूमि को साझा नहीं कर सकता। दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात हुई, अगर बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो दोस्तों बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 126 आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर आपका अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। करेंसी की बात की जाए अफगानी रुपया। ठीक है दोस्तों, इसके पूर्व में पाकिस्तान है और उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में अफगानिस्तान के कौन कौन से देश स्थित है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। पश्चिम की बात की जाए दोस्तों ईरान स्थित है अफगानिस्तान के पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पर्णपाती वृक्ष अपनी जो पत्तियां हैं वो एक वर्ष में गिरा देते हैं। दोस्तों ये पर्णपाती वृक्ष होते क्या हैं, इन्हें दोस्तों पतझड़ी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पतझड़ी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक वर्ष में अपने ये पत्तियों को गिरा देते हैं। दोस्तों ये वृक्ष या पौधे जो हर वर्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, जैसे कि शहतूत, अनार, आंवला, शीशम, कूबी, सेब, साल, पर्णपाती वृक्ष के ये सारे के सारे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, 120th क्वेश्चन है हमारा कि संगमरमर चट्टानों किस श्रेणी में आता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायंत्री चट्टान का उदाहरण है कौन सा, संगमरमर। दोस्तों कायंत्री चट्टान किसका अपरूप होता है, आग्नेय और जब अपसादी चट्टान आपस में मिलती है तब जाके कायंत्री चट्टानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका 130th क्वेश्चन है आपका कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। तो दोस्तों चीन सागर में जो आपके तूफान आते हैं उसको बोलते हैं टाइफून। दोस्तों जो टाइफून है वो चीन में, जापान में, फिलीपींस में इन्होंने चक्रवात का नाम दे रखा है। जो ट्विस्टर है दोस्तों वो अमेरिका का
चक्रवात का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जो बवंडर है भारत में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। तो दोस्तों इट्स नॉर्मल क्वेश्चन, ये आपका है नेपाल। नेपाल के साथ, नेपाल और भारत के मध्य में काला पानी को लेकर काफी विवाद अभी भी वर्तमान समय में चल रहे हैं। दोस्तों काला पानी की बात की जाए तो काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर 372 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। साथ ही साथ दोस्तों नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुए सुखोली संधि के तहत महाकाली नदी का भारत नेपाली की सीमा पर मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 132, ये हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी बहती है आपकी ब्राजील में। दोस्तों अगर मैं अमेजन नदी की उद्गम की बात करूं कि जो उसका उद्गम है या इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है और गिरने का स्थान है दोस्तों उसका अटलांटिक महासागर। दोस्तों अगर आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी नील नदी, जो कि आपका मिस्र में बहती है। अधिकांश जो हिस्सा वो आपका मिस्र में बहता है। पर हमारा क्वेश्चन है अमेजन नदी को लेके। इन दोनों में डिफरेंस क्या दोस्तों, अगर जल के आयतन के ब्याह पर पूछा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी अमेजन नदी है। इसकी लंबाई की बात करूंगा दोस्तों तो 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी मानी जाती है जल के आयतन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं जो अमेजन नदी की जो धारा है वो 8 देशों में फैली हुई है, जैसे कि ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम के अलावा यह नदी दोस्तों फ्रेंच गुआना तक अमेजन की धारा बहती है। ठीक है दोस्तों, इतने तथ्य बहुत है अमेजन नदी के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। दोस्तों सह्याद्री पर्वत का जो अन्य नाम है दोस्तों उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों आपको पहले भी बार बता दिया था जो सह्याद्री पर्वत है उसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सह्याद्री पर्वत है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि गुजरात से गोवा का जो मिलन स्थान है दोस्तों उसे कोंकण तट बोलते हैं और गोवा से कर्नाटक का जो रास्ता है उसे बोलते हैं केनरा तट। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक से जो केरल तक का रास्ता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। जब क्वेश्चन यह उठ गया है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है तो पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी घाट है दोस्तों वो भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक का जो रास्ता है दोस्तों उसे डेल्टा क्षेत्र का नाम दिया गया है और आंध्र प्रदेश से केरल तक का जो रास्ता है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। साथ ही पश्चिम बंगाल से जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों उसे पर्वतीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था फिर भी मैंने आपसे शेयर कर ली चीजें। आगे बढ़ते हैं। 134 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पृथ्वी की भूप्रकृति पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ दोस्तों एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपका क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 135, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पैड लफर मृदा को हम एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को हम पैड लफर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो दोस्तों पहले तो हम जानते हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों वलित पर्वत की और बात करो जैसे कि आल्पस जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में, एंडीज जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में, रॉकी। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए। ब्लॉक पर्वत की बात की जाए तो दोस्तों विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साथ ही साथ दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है आपका सिएरा नेवादा, ये जो पर्वत है दोस्तों वो भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगर मैं ऑप्शन बी लूं, अपशिष्ट पर्वत, दोस्तों कौन कौन से पर्वत अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, जैसे कि आपका अरावली जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है वो आपका अपशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। नीलगिरी की पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और हाईलैंड आदि ये सारे आपके अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका 137 क्वेश्चन है कि डॉल्ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ए, 5 डिग्री उत्तर टू 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ टू साउथ।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका 138 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ऑप्शन इसका बी है शुक्र ग्रह को। दोस्तों अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो यह पृथ्वी के सबसे निकटतम और सबसे चमकीला तारा और सबसे गर्म ग्रहों में से एक माना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, सांझ का तारा और भोर का तारे की संज्ञा भी इस ग्रह को दी गई है। और दोस्तों जो ये ग्रह है वो पूर्व दिशा से उदय होता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण लगाता है। इसे पृथ्वी का भागिनी भी कहा जाता है। भागिनी का मतलब होता है दोस्तों बहन, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। एक और ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह। एक बुध और एक शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 139, निम्नलिखित में से काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा वाले स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर होगा आपका सम वर्षा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 140, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है दोस्तों। 111 किलोमीटर की दोनों की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन का राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 140 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपका 140 हो गया। 141, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, जो आपका कोंकण तट है वो आपका दमन से गोवा तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 142 की बात की जाए दोस्तों तो सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने वाले परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20% जल का उपयोग करने की अनुमति है। ठीक है दोस्तों, भारत को सिंधु नदी से यूज करने के लिए जल का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 143 की बात की जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है मंगोलिया के साथ जो चीन की रेखा है वो सबसे लंबी लगती है। ठीक है दोस्तों, मंगोलिया में आपका एकमात्र वो है आपका गोबी मरुस्थल जो आपका मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 144, उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं दोस्तों में प्रचुर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, जो वर्षा का जो लेवल होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, उसे ही हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ये वन लाइनर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 145 आपका क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों सूर्य से जो न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। इसका अगर दोस्तों हम कुछ तथ्य जाने कि उपसौर की स्थिति कब होती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है और ये किस दिन को घटित होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होगी तब हम उसे बोलते हैं उपसौर। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी का होना होता है इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति दोस्तों आपकी 3 जनवरी देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है दोस्तों। और जो अपसौर का मतलब क्या होता है, जब सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी पर होना उसे बोलते हैं अपसौर। और यह स्थिति दोस्तों आपकी 4 जुलाई को होती है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, उपसौर और अपसौर में। उपसौर माने जब सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है और अपसौर का मतलब होता है जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। जो उपसौर की घटना होती है वो आपके 3 जनवरी को और जो अपसौर की होती है वो आपकी होती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट भी है और लाहचिंग पॉइंट भी है और पिगमेलियन पॉइंट, तीनों के नाम से ही इसे जाना जाता है। मुझे पता है कि आप ऑप्शन सी को लिखते, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम 3 और हैं, जैसे कि पार्सन पॉइंट, लाहचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। इन सभी नामों से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही है कि सभी विकल्प पर सही है। ठीक है दोस्तों, 147 हमारा क्वेश्चन है, वेद्या निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। दोस्तों वेद्या नामक जो जनजाति है वो आपकी श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
कि किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच का विवाद का मुख्य कारण है। दोस्तों जो किशन गंगा परियोजना है वो आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। किशन गंगा नदी की बात करें दोस्तों, यह कश्मीर क्षेत्र की एकमात्र नदी है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका नाम पाकिस्तान ने बदलकर नीलम नदी कर दिया है वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो किशन गंगा नदी का उद्गम है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सोनमार्ग शहर से के पास कृष्ण सागर झील से होता है। साथ ही दोस्तों इस नदी की जो लंबाई है वो 245 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दे कि किस पहाड़ के पास बहती है, तो ये हब्बा खातून नामक पहाड़ के पास यह नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, आपका 149 क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका गोरे। वैसे गोर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, गोरे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को गोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 150, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑप्शन डी आलिया बेट व खादिया बेट के, नहीं ऑप्शन बी आंसर है इसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 151 क्वेश्चन। 151 क्वेश्चन आपका इक्विनॉक्स का तात्पर्य है जब वह तिथि से है जब क्या होता है। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा, जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। अगर दोस्तों इसका हम एक्सप्लेनेशन ले, जैसे कि यह पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और वहां सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 23 सितंबर को हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं, जबकि 21 मार्च को हम वसंत ऋषु के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है, जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। ठीक है दोस्तों, और 23 सितंबर को आपको शरद विषुव होता है और 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 152 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है, बाकी उज्बेकिस्तान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया की जो सीमा है वो चीन से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 153 हमारा क्वेश्चन है कि किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान को डैश कहलाती है। तो दोस्तों उसका क्या बोलता है हम, मौसम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, मौसम को ही हम बोलते हैं आर्द्रता, वायु, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है उसे हम बोलते हैं मौसम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 154 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो भूमध्य रेखा है वो आपके मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा से दोस्तों कौन कौन से देश गुजरते हैं मैं अगर आपको बताऊं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, कोलंबिया और मालदीव, ये सारे आपके भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, लेकिन मैक्सिको जो है आपका नहीं गुजरता। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश गुजरते हैं, तो दोस्तों कर्क रेखा पर आपका मैक्सिको है, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ये दोस्तों आपके 5 जो देश हैं वो आपके कर्क रेखा पर गुजरते हैं। भारत की स्थिति पूछी जाए कि भारत जो है वो किस रेखा से गुजरता दोस्तों, तो आपका कर्क रेखा से गुजरता है। साथ ही अगर दोस्तों मकर रेखा की बात की जाए इसके साथ साथ कि मकर रेखा पर कौन कौन से देश गुजरते हैं दोस्तों, तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे देश दोस्तों मकर रेखा से गुजरते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट क्या आया दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों एकमात्र देश ब्राजील है जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को काट रहा है। क्या बोला दोस्तों मैंने कि दोस्तों एकमात्र देश है ब्राजील जो आपका भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजर रहा है या उसे काट रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 155 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती, बात चल रही है दोस्तों हमारी अरुणाचल प्रदेश की। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी है ईटानगर। यहाँ के जो दोस्तों सीएम है वो आपके हैं पेमा खांडू। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी देता हूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रेफाइट
भंडारण वाला राज्य है। साथ ही दोस्तों आपकी नैशी नामक जो जनजाति है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों आपका होलंगी जो हवाई अड्डा है वो यहाँ पर स्थित है, जो 2022 से अपना परिचालन शुरू करेगा। साथ ही दोस्तों टैली घाटी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 156 कि नेपाल का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा डी, 14,07,181 किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, नेपाल का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका डी, फिलीपींस। जो मकर रेखा है वो आपके दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस से मकर रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोच्चि को जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। दोस्तों कोच्चि की बात की जाए, इसे अरब सागर की रानी के नाम में भी जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यह लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है। दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है और मसालों का जो व्यापारिक केंद्र है वो आपका कहां पर है, कोच्चि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है। दोस्तों म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी 5 देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 5 देश कौन कौन से हैं, आपका है बांग्लादेश, इंडिया, लाओस, थाईलैंड, चीन। ये 5 देश है जो म्यांमार जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिडरू टागला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों इसे माउंट पेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर इस पर्वत की बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों, तो 2524 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह पर्वत दोस्तों श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर से उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों से आसानी से दिखाई देता है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, श्रीलंका में इस पर्वत को पिड्रूता गाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। माउंट पेड्रो पर्वत के चारों ओर घना जंगल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 166 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बेतवा एकमात्र नदी है दोस्तों जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी की बात चल रही है दोस्तों। जो आपकी बेतवा नदी है वो भारत के मध्य प्रदेश में बहती है। साथ ही दोस्तों बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। जो बेतवा है आपकी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो आपकी 480 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है और बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 162 हमारा क्वेश्चन है कि म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका है यांगून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और म्यांमार से कितने देश की सीमा लगती है, मैंने बताया था 5 देश की लगती है। कौन कौन से 5 देश थे वो, बांग्लादेश, इंडिया, लाओस, थाईलैंड और चीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा 163 क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है। दोस्तों मैंने आपको जोजिला दर्रा के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उसका राइट आंसर है आपको जो जोजिला दर्रा है वो आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 164 क्वेश्चन है कि चितरंजन रेल लाइन है कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चितरंजन रेल लाइन कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 165 कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है। दोस्तों तो उसका राइट आंसर है आपका ए, अरुण ग्रह की बात की जाए दोस्तों, इसको आइस जाइंट ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जो परिक्रमा गति है दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है, जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह ग्रह लेटा हुआ है। ठीक है, इसलिए लेटे हुए ग्रह की संज्ञा भी इसे दी गई है। दोस्तों इस ग्रह पर किस गैस की उपस्थिति है, इस ग्रह पर आपकी मीथेन गैस की उपस्थिति है। और इस ग्रह की खोज की बात की जाए दोस्तों, इस ग्रह की जो खोज थी वो आपकी विलियम हर्शल ने की थी। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या है वो आपकी 27 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 166 हमारा क्वेश्चन है तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र समीर के। ठीक है, 167 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है आपका वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, मैड्रिड की अगर मैं बात करूं, जो मैड्रिड है वो किस
दोस्तों बर्लिन की बात की जाए, जो बर्लिन नदी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों बर्लिन है आपका स्पीरी नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों जो बर्लिन है वो किसकी राजधानी है? वो जर्मनी की राजधानी है। अगर मैं ऑप्शन ले लूँ सी, मैड्रिड। मैड्रिड जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों जो आपका मैड्रिड है वो आपका स्पेन के किनारे, ये मैंजीनियर नामक नदी के किनारे पर स्थित है। और जो मैड्रिड किसकी राजधानी है? दोस्तों स्पेन की राजधानी है आपकी मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि और मैं बात करूं, जैसे कि जो वियना है वो किस नदी किनारे पर स्थित है? डैन्यूब। लिस्बन की बात की जाए दोस्तों, लीफे नदी के किनारे पर स्थित है। शंघाई की बात करें दोस्तों तो यांगटिस यांग नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो न्यूयॉर्क है वो आपका हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। और वॉशिंगटन है दोस्तों वो आपका पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4 मिनट का इन दोनों में अंतर होता है। दो देशांतरों के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूराल पर्वत श्रृंखला। किस किस को अलग करती है? ये यूरोप तथा एशिया को। यूराल पर्वत श्रृंखला की बात की जाए दोस्तों, यह किस देश में स्थित है आपको पता होना चाहिए। यह पहली बात तो रूस में स्थित है। जो यूराल पर्वत है दोस्तों वो एशिया को यूरोप से विभाजित करता है। ठीक है, और इस पर्वत से कई नदियां निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद वाली जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो है आपकी कामा नदी, जो अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए है रॉकी पर्वत, जो रॉकी पर्वत है दोस्तों वो आपका कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। और ऑप्शन बी ले दोस्तों, हिमालय पर्वत आपका भारत, नेपाल, ये सब में 5 देशों में फैला हुआ, 7 देशों में। ठीक है दोस्तों, और एपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो यूराल पर्वत की बात हो रही थी ये तो आपका रूस में है, लेकिन दोस्तों इसकी एक खास विशेषता है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ता है? दोस्तों जो सुएज नहर है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, सुएज नहर की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 169 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ एडिशनल जानकारी दूं, जैसे कि पनामा जो नहर है वो किसको जोड़ती है? पनामा नहर दोस्तों प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। पनामा नहर की लंबाई दोस्तों कितनी है आपकी? 58 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, 171 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चेन्नई। नंबर 1 पे दोस्तों किसका है? गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन दोस्तों उसका आपका होगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना। बोत्सवाना में आपका क्या दोस्तों? काला हारी जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ पे है? बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 173, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? दोस्तों जो नर्मदा नदी का जो आपका उद्गम होता है वो ऑप्शन ए, अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, और हिमालय से जो निकलने वाली नदी है दोस्तों आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सरस्वती, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां दोस्तों आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और दोस्तों अगर मैं ब्रह्मगिरी नदी की बात करूं दोस्तों तो वह कावेरी नदी से मिलती है, और बारालाचा दर्रे से दोस्तों आपकी चिनाब नदी निकलती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अप टू डेट दोस्तों को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर किया जाए ताकि मुझे भी मोटिवेट होने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 174, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए दोस्तों तो यह ऑस्ट्रेलिया के फ्रिंसलैंड के उत्तर पूर्व में मरीन पार्क के समांतर 1200 मील तक फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई दोस्तों 10 मीटर से 90 मीटर तक की स्थिति पर यह फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, 175 का क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? दोस्तों आपका आंसर होगा नुब्रा घाटी। इसका राइट आंसर है क्या है आपका? ए, नुब्रा घाटी। ठीक है दोस्तों, 176 आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा इसके साथ साथ। जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को हम वेल्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दूं दोस्तों कि जो पंपास है वो किस देश में जाना जाता है? दोस्तों पंपास आपका अर्जेंटीना में, ठीक है, और प्रेरीज आपके अमेरिका में, और सवाना आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको? वेल्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? दोस्तों तो आपका ऑप्शन होगा डी। हरित जो क्रांति थी वो आपकी 1967 से 1968 में इसका आरंभ हुआ था, जब हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ ही था, भारत चीन युद्ध के पश्चात। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति की बात करो दोस्तों, जो हरित क्रांति थी वो सर्वप्रथम नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाई गई थी, जो थे एक अमेरिकन व्यक्ति थे। अगर आपसे भारत में पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था दोस्तों, तो उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हरित क्रांति हो गया आपका। 178 क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? दोस्तों श्रेणी 1 में आपकी मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? 59। ठीक है दोस्तों, पर मैं आपको बताता हूं जो ये डेटा है वो थोड़ा सा गलत हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान समय में कुछ चेंजमेंट हुआ है इन कंपनियों को लेके। तो महारत्न जो कंपनियों की संख्या है दोस्तों वो आपकी 10 हो गई है, और जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो 14 हो गई है, और मिनी रत्न जो टोटल कंपनियां दोस्तों वो आपकी हो गई है 73। इनमें थोड़ा फेरबदल हुआ है, मैंने आपको लेटेस्ट जानकारी दे दी है, कहीं आपको ये ना लगे मैंने आपको गलत जानकारी दे दी है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। वर्तमान समय में आपकी महारत्न कंपनियां 10 हैं, नवरत्न आपकी 14 हैं, और मिनी रत्न कंपनियों की जो संख्या दोस्तों आपकी है 73। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, आप ये क्वेश्चन काट देना 178। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका देशांतर। ठीक है, वन लाइनर है। आगे बढ़ते हैं 180 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनंतयान को देखा जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयंतनांत को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चिनुक। दोस्तों अगर मैं चिनुक की बात करूं, जो चिनुक है वो आपकी कहाँ बहती है? अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दे कि ये किस देश में बहती है, दोस्तों जो चिनुक है वो आपकी उत्तरी अमेरिका में बहती है। जो मिस्ट्रल है दोस्तों, आप मिस्ट्रल देख रहे हैं, ये आपकी फ्रांस में बहती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो लू है वो आपकी भारत पाकिस्तान में, और दोस्तों जो हरमट्टन जो है वो आपकी सहारा मरुस्थल मतलब दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ठीक है दोस्तों, जो हरमट्टन में कौन सी हवा होती है? ग्रीष्म और शुष्क हवा होती है। ठीक है, जो चिनुक होती है वो आपकी कौन सी होती है? बर्फीली हवा। ठीक है, और जो लू होती है वो भी गर्म होती है, जो कि आप देखते हो भारत और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 182 क्वेश्चन है कि एक स्थल डमरू मध्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि का एक संकरी पट्टी, उसे बोलते हैं हम स्थल डमरू मध्य है। ठीक है दोस्तों, जब दो जलों के मध्य एक भूमि का अलग होना उसे क्या बोलते हैं? जल स्थल डमरू मध्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतर का कितना समय? दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगर मानक समय की बात करूं दोस्तों, तो जो मानक समय है वो ग्रीनविच मध्य समय जो कि 5.5 घंटे आगे है। अगर मैं क्वेश्चन ये पुट कर दूं दोस्तों, भारत के कितने राज्य से टच होते हैं? दोस्तों भारत के इसके 5 राज्य टच होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों काफी डीप नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, आप यहाँ से लिख लेना, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी मेहनत के साथ इतनी एज वेल एज सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 184 आपका क्वेश्चन था कि श्रेणी सेकंड में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? मैंने आपको कुछ इसमें त्रुटियां करवा दी थी दोस्तों। जो मिनी रत्न कंपनियों की जो संख्या है वो आपकी हो गई है 73। ठीक है दोस्तों, 185 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 186, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा जो नदी है वो आपकी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अरब सागर में कौन कौन सी और नदियां गिरती हैं दोस्तों, तो साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी, सोम, जाखम और ताप्ती, ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो आपकी अरब सागर में गिरती है। एज वेल एज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरने वाली नदियां हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी और वेगई, ये सारी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों दो मात्र नदियां नर्मदा और ताप्ती आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है,
और दोस्तों एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी दोस्तों, वो आपकी है लिम्पोपो नदी। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो ये क्या नाम है इसका, नर्मदा नदी, अगर नर्मदा नदी दोस्तों उद्गम कहां से दोस्तों, उसकी अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पृथ्वी को क्षितिज से समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, काल्पनिक रेखाओं को दोस्तों अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जो कि ऊपर से साइड उत्तर से पश्चिम की ओर खिंचती है उसे बोलते हैं हम अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खिंचती है दोस्तों उसे हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र महाद्वीप है जहां से आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है। किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है दोस्तों, ये काफी डीप नॉलेज थी। आगे बढ़ते हैं हम 189 जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा नागपुर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। दोस्तों आपकी जो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 191 हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कितनी CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया था अभी आपको, लेटेस्ट जानकारी के अनुसार महारत्न कंपनियों की हमारी संख्या जो है 10 है, नवरत्न कंपनियों की जो संख्या दोस्तों वो 14 और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या हमारी है 73। तो हमसे क्वेश्चन क्या पुट किया है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो आपकी है 14। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, मैंने आपको बोल दिया काट लेना और ये नया नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा ए, हिमनद के कारण हिमोड एक प्रकार की मृदा अपरदन होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, ये कहां से निकलती है, अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और कौन सा बांध है दोस्तों इसके ऊपर, सरदार सरोवर बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी अपने आप में इतनी खास नदी है कि इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो मैं लूनी नदी के बारे में कुछ आपको बताता हूं दोस्तों। लूनी नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं इसकी विलुप्त की बात करूं, ये गुजरात के कच्छ जिले में विलुप्त हो जाती है। अगर दोस्तों मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 495 किलोमीटर की कुल लंबाई है किसकी, लूनी नदी की। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लूनी नदी भारत की एकमात्र नदी, ऐसी अनोखी नदी है जो निकलती तो पहाड़ों से है लेकिन समुद्र में कभी नहीं मिलती। क्या कहा दोस्तों मैंने कि भारत की एकमात्र नदी, ऐसी अनोखी नदी है लूनी नदी जो निकलती पहाड़ों से है लेकिन ये समुद्र में कभी नहीं मिलती, कच्छ के रन में जाकर ये गायब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों ये ऑप्शन है आपका जो युग्म होगा दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ऑप्शन सी है आपका 23.5 उत्तर मकर रेखा, गलत। 60 डिग्री, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसका राइट आंसर आपका क्या, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक होता है। दोस्तों तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मृत सागर। दोस्तों मृत सागर जो का पानी जो है वो काफी खारा है, इसका रहस्य है इसलिए इसका नाम मृत सागर पड़ा है। दोस्तों इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है आपके लिए। इस जल के नमक की अधिक सघनता होने के कारण इसमें जो जीव हैं वो जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इसे मृत सागर का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो मृत सागर है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। कौन सा, मृत सागर। अब ऑप्शन लेते हैं हम ए, लाल सागर। लाल सागर जो है दोस्तों वो आपका अरब और अफ्रीका के मध्य में पड़ता है
दोस्तों आपका ऑप्शन बी है काला सागर। जो काला सागर है ये एक महाद्वीपीय समुद्र है, ये यूरोप, कॉकेकस और अनातोलिया तुर्की से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है आपका अरब सागर। अरब सागर की बात की जाए दोस्तों, जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और अरब के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड तथ्य भी हमने जान लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 197, डेथ वैली किस देश में स्थित है? दोस्तों जो डेथ वैली है आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डेथ वैली दोस्तों कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में नेवाडा स्टेट ही सीमा के पास में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करूं दोस्तों, डेथ वैली की जो 225 किलोमीटर की लंबाई है, इसकी खास बात यह है दोस्तों, ये अलग अलग जगहों पर इसकी चौड़ाई घटती और बढ़ती रहती है। ये 8 मीटर से 24 किलोमीटर के बीच तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, 198 हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्रण किस कारण होता है? दोस्तों पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो उसके कारण ही जो दिन और रात होते हैं वही उसको बोलते हैं हम पृथ्वी का घूर्णन, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात संभव है। ठीक है दोस्तों, 199 आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर को। इसका आप कारण जान लो, क्योंकि हर वर्ष सूर्य को जब उत्तर या दक्षिण ध्रुव से देखा जाता है तो साल का जो सबसे छोटा दिन है दोस्तों आपका 22 दिसंबर को ही होता है। चाहे आप उत्तर से देख लो, चाहे आप दक्षिण से देख लो, भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वो आपका होता है 22 दिसंबर को। साथ ही दोस्तों मैं इसको बता दूं कि इस दिन सूर्य की जो किरण होती है वो पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए रहती है, इसलिए यहाँ पर दिन जो होता है छोटा होता है। कब? 22 दिसंबर को। साथ में दोस्तों भारत में अगर सबसे बड़े दिन की बात की जाए तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर ज्यादा देर तक रहती है। कब? 21 जून को। ठीक है, और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा, ज्वालामुखी झील का ही निर्माण होता है ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा। दोस्तों हमने ज्योग्राफी के 200 बेस्ट क्वेश्चंस को हमने रीड किया है। तो दोस्तों अगर आपको यह सेशंस अच्छा लगा है या आप इन फ्यूचर ऐसे सेशंस को देखना चाहते हैं विद एडवांस नॉलेज, कम से कम समय में अच्छा ज्ञान को आप गेट करना चाहते हैं, या आप कम से कम समय में मार्क्स को गेन करने के लिए मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेट होने का मौका मिलता रहे। और दोस्तों ऐसी ही आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं कंटिन्यूसली। साथ ही दोस्तों अगर मैं इसकी पीडीएफ की बात कहूं दोस्तों, तो जो उसका मैं पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में कॉपी कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।